Hello, my dear students, and welcome back to your channel Target Gurukul. आज हम डिस्कस करेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 4 का पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। ठीक है, आपको इस पेपर में क्या पढ़ना है और कितने यूनिट्स को कवर करना है और किस तरीके से हम पढ़ेंगे, इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कशन इसके बारे में करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि हमें इस पेपर में बेसिकली पढ़ना क्या है। ठीक है, ये पेपर आपका सेमेस्टर 4 का पेपर है। ठीक, सेमेस्टर 4 का पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स है, जिसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, पेपर का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, आपको इसमें पढ़ना क्या क्या है, क्या चीजें हैं। 4 यूनिट है, यूनिट नंबर 1, 2, 3 एंड 4। पूरा पेपर इन्हीं 4 यूनिट्स पर हम डील करेंगे और देखेंगे कि हमें इलेक्ट्रॉनिक्स के किन किन चीजों के बारे में इस सेमेस्टर में इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेपर का नाम आप जान चुके हैं, क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इसमें जो यूनिट नंबर 1 है उसका नाम है सर्किट फंडामेंटल्स। ठीक है, सर्किट फंडामेंटल्स हमारी यूनिट नंबर 1 है। ठीक है, इसमें हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, सर्किट्स के बारे में आपने क्लास 12th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, बेसिक्स जो हम फंडामेंटल चीजें, जो टर्मिनोलॉजीज हम लोग यूज करते हैं, वो बेसिकली हम लोग 12th से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं कि क्या क्या चीजें हमें इसमें सीखनी है। ठीक है, बट यहाँ पर भी हम उन चीजों को लेके और अपनी आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सर्किट फंडामेंटल्स दिया गया है यूनिट नंबर 1 में। ठीक है, तो यूनिट नंबर 1 सर्किट फंडामेंटल्स में अब बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज ऐसी होंगी जिससे आप पहले से इंट्रोड्यूस हुए होंगे, बट इसमें हमें क्या पढ़ना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो है वो टाइम वेरिंग करंट। ठीक है, करंट्स के बारे में आप पढ़ के आए होंगे। ठीक है, क्लास 12th में भी एक टॉपिक है अल्टरनेटिंग करंट का, उसी से ये टॉपिक आगे बढ़ा है और हम लोग देखेंगे क्या कि टाइम वेरिंग करंट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हमें देखना है कि ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट्स इन एलआर सर्किट्स। एलआर सर्किट्स के बारे में मैं बोलूं तो जो एल है वो ये यहाँ पे क्या है, इंडक्टर है, और आर रेजिस्टर है। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस के बारे में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और रेजिस्टर का क्या काम है, ये सब चीजें हम लोग देखे हैं। और उसके आगे अब हमें बात कहाँ करनी है, ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट। किस तरीके से करंट जो है वो ग्रो करता है और डिके हो जाता है, कहाँ पे, एलआर सर्किट्स में। एलआर सर्किट्स मींस इंडक्टर और रेजिस्टर से बना हुआ एक सर्किट, जहां पे हमें क्या देखना है, ग्रोथ और डिके कैसे हो रहा है करंट का। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में आगे बढ़ेंगे तो हमें देखना है कि चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग कैसे हो रही है आरसी में। अब आर और सी क्या है, आर तो आपका रेजिस्टर हो गया, सी कैपेसिटेंस। ठीक है, या फिर आप कैपेसिटर कह लीजिए। ठीक है, कैपेसिटर और रेजिस्टर के बीच में हमें क्या देखना है कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का फिनोमेना किस तरीके से हो रहा है। यहाँ पे आपको 2 कंपोनेंट को ऐड करना है, यहाँ पे 2 कंपोनेंट्स को। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या कि एलसीआर सर्किट्स में कंप्लीट हमारी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का फिनोमेना किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसी यूनिट में आगे बढ़ेंगे तो हमें देखना है कि मेजरमेंट हम किस तरीके से कर सकते हैं हाई रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने जब ओम्स लॉ पढ़ा होगा, V इक्वल्स टू IR, वहां पे सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया होगा कि रेजिस्टेंस होता क्या है। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग पहले ओम्स लॉ को समझेंगे। अपने इंट्रोडक्टरी जो कि बेसिक फंडामेंटल्स की क्लास होगी, उसमें सबसे पहले हम लोग ये सब चीजें समझ लेंगे कि हमारा करंट क्या है, वोल्टेज क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। ये सारी चीजें जब हम लोग समझ चुके होंगे तभी हम अपने टॉपिक्स पे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमें पढ़ना क्या है, मेजरमेंट्स ऑफ हाई रेजिस्टेंस बाय लीकेज मेथड। ठीक है, लीकेज मेथड क्या होता है और इसमें क्या चीजें हमें पढ़नी है, तो इसको भी हम लोग इसी में डिस्कस करेंगे कि हमें लीकेज मेथड से क्या मतलब है। इसका डिस्कशन इसी यूनिट में होगा। ठीक है, ये यूनिट 1 का पार्ट ए आप कह सकते हैं कि इस तरीके से है। देन हम आगे बढ़ेंगे एसी सर्किट्स। एसी सर्किट्स बेसिकली अल्टरनेटिंग करंट से जो सर्किट्स हम लोग बनाते हैं, उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, एसी सर्किट्स क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसी पार्ट बी में मींस यूनिट 1 के इस पार्ट में हमें क्या देखना होगा कि
जो अल्टरनेटिंग करंट है वो एलसीआर सर्किट में किस तरीके से, अल्टरनेटिंग करंट का क्या रोल है एलसीआर सर्किट में। ठीक है, एलसीआर का फुल फॉर्म मैं अभी जस्ट आपको बताई हूं, इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर से बना हुआ एक सर्किट, उसे हम क्या कहेंगे, एलसीआर सर्किट कहेंगे। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग करंट कहां पे देखना है, एलसीआर सर्किट में देखना है। मेथड ऑफ इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स इंपेडेंस Q factor, that is stand for quality factor and series and parallel resonant circuits. क्लास प्रीवियस क्लास में भी आप लोगों ने सीरीज और पैरेलल पे क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें देखना है कि सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंट सर्किट्स क्या होते हैं। एक ऐसे सर्किट्स, एक ऐसे रेजोनेंट सर्किट्स जिसमें हम लोग सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे। ठीक है, ये बात हो गई किसकी, एसी सर्किट्स में इन चीजों की। आगे कॉम्प्लेक्स सर्किट्स इंपेडेंस मैचिंग मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम, मैक्सिमम पावर थ्योरम हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये अभी पूरी की पूरी यूनिट 1 की ही बात चल रही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या पढ़ना है। एसी ब्रिजेस, एसी ब्रिज। ठीक है, कुछ ब्रिजेस का फॉर्मेशन हम लोग करेंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल्स में दिया हुआ है क्या, मैक्सवेल का ब्रिज। ठीक है, मैक्सवेल के ब्रिज में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग कैपेसिटर वगैरह को लगा रहे हैं और जो लास्ट फॉर्मूला हमें मिलेगा उसमें हम लोग देखेंगे कि सेल्फ इंडक्टेंस की एक्चुअल में वैल्यू हो क्या रही है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस, किससे, मैक्सवेल ब्रिज से। एक ब्रिज टाइप का कुछ स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे, जैसे आप लोग प्रीवियस क्लासेस में भी व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, ये सारी चीजें पढ़ के आए होते हो। तो मैक्सवेल ब्रिज भी उसी तरीके का एक कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स से मिलकर बना हुआ क्या है, एक ब्रिज है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे क्या, शेयरिंग एंड वेन्स ब्रिज। ठीक है, कैपेसिटेंस का जब मेजरमेंट हमें करना होगा तो हम किस टाइप, कौन से ब्रिजेस यूज करेंगे, शेयरिंग और वेन्स ब्रिज का यूज करेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा 3 पार्ट कवर करने के बाद हमारी जो यूनिट नंबर 1 है वो कंप्लीट होगी। ठीक है, देन उसके आगे हम लोग कहां पढ़ेंगे, यूनिट नंबर 2 पे। ठीक है, तो यूनिट नंबर 2 में हमें क्या पढ़ना है, चलिए देखते हैं। यूनिट नंबर 2 में सबसे पहले हमें डायोड्स के बारे में समझना है। ठीक है, यहीं से शुरू ही होता है कि डायोड्स बेसिकली है क्या। ठीक है, डायोड्स, उसके बाद फर्मी लेवल क्या है हमारी, और डिप्लीशन लेयर किस तरीके से बन रहा है पीएन जंक्शन डायोड में। ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, इन सब चीजों से भी आप वाकिफ होंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें देखना है कि किस तरीके से जो डिप्लीशन लेयर है वो फॉर्म हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट फील्ड एंड पोटेंशियल एट द डिप्लीशन लेयर, फील्ड और पोटेंशियल क्या होगा डिप्लीशन लेयर पे। ठीक है, ये सारी चीजें, बैरियर विड्थ क्या होगी, मींस जो बैरियर बन रहा है उसकी विड्थ कितनी होगी, कैसे निकालेंगे, ये सब भी देखना है हमें कहा, यूनिट नंबर 2 के डायोड्स पार्ट के अंदर। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो क्वालिटेटिव आइडिया ऑफ करंट फ्लो मैकेनिज्म इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस डायोड। 2 तरीके डायोड्स बताए जाएंगे यहाँ पे, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस्ड। ठीक है, कब हम कहेंगे कि जो हमारे डायोड्स लगे हुए हैं वो फॉरवर्ड बायस में है और कब हम कहेंगे कि वो रिवर्स बायस में है, ये जब हम ये टॉपिक डील करेंगे उसी टाइम हमको समझना होगा कि फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में कब कनेक्शन हम करते हैं। ठीक है, फिर करंट कंडक्शन इन पीएन जंक्शन डायोड, किस तरीके से पीएन जंक्शन में, मतलब एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को लेना है, एक एन टाइप मटेरियल को लेना है। ठीक है, और उनसे हमें पहले क्या बनाना होगा, जंक्शन बनाना होगा और देखना है कि उसमें करंट किस तरीके से फ्लो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ना है। जैसे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ लेंगे, ये यूनिट जो डायोड्स के बारे में था वो हमारा सेकेंड यूनिट का फर्स्ट पार्ट जो डायोड्स के बारे में था वो क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहां पे हमें पढ़ना क्या है, एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड में क्या चीजें देखनी होंगी, देखते हैं, ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि वाइवा में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि हम ट्रांजिस्टर को कब स्विच की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी के आगे हमें देखना होगा कि हाफ वेव
रेक्टिफायर और फुल वेव सेंटर टेप एंड ब्रिज रेक्टिफायर्स क्या होते हैं। ठीक है, हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर से आप पहले से परिचित होंगे, क्योंकि ये टॉपिक्स आपने पहले भी पढ़ा होगा। इसमें हमें कैलकुलेशन करना होगा रिपल फैक्टर का, किस तरीके से रिपल फैक्टर की वैल्यू आएगी दोनों के लिए, हाफ वेव के लिए और फुल वेव के लिए। ठीक है, ये कैलकुलेशन हम देखेंगे। देन उसकी एफिशिएंसी को कैलकुलेट करेंगे, क्लिपर्स एंड क्लैंपर्स पढ़ेंगे कि ये दोनों टर्मिनोलॉजीज क्या है और किस तरह से हमें पढ़ना है, किस तरीके से हमें समझना है। ठीक है, नेक्स्ट जेनर डायोड्स के बारे में पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एप्लीकेशंस क्या है जेनर डायोड के, एवलांच ब्रेकडाउन और जेनर ब्रेकडाउन क्या होता है, ये भी हमें जेनर डायोड के टॉपिक में समझना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो फिल्टर सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे कि फिल्टर सर्किट्स क्या होता है। बेसिकली इस एल टाइप और पाई टाइप का फिल्टर होता है जो कि हम सर्किट्स में बेसिकली लगाते हैं। ठीक है, क्या करने के लिए लगाते हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, फिल्टर सर्किट्स की क्या रिक्वायरमेंट है, ये हमें इस सर्किट इस यूनिट में कवर करना है। ठीक है, चोक इनपुट क्या होता है, कैपेसिटर इनपुट क्या होता है और वोल्टेज रेगुलेटेड पावर सप्लाई क्या होती है। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेटर पावर सप्लाई क्या होती है, जब हम ये सारी चीजें समझ लेंगे तो हमारा क्या होगा, ये यूनिट नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम प्रोसीड करेंगे कहां, यूनिट नंबर 3 में हमें क्या पढ़ना है देख लेते हैं एक बार। ठीक, यूनिट नंबर 3 में हमें पढ़ना है ट्रांजिस्टर्स एज अ स्विच, हमने पढ़ा था यूनिट नंबर 2 में। उसी का आगे पढ़ेंगे क्या कि पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं हमारे। बेसिकली ट्रांजिस्टर एक तरीके का सेमीकंडक्टर डिवाइस है। ठीक है, जिसमें अगर एन लेयर है, ठीक है, वो दो पी टाइप में सैंडविच हुई होगी, या फिर पी जो है वो दो एन लेयर्स के बीच में क्या होगा। ठीक है, इसको बेसिकली ऐसा कहते हैं कि जो ये एन है वो इन दोनों के बीच में, जैसे आप सैंडविच अगर बनाए हो तो आपको समझ में आएगा कि जो पी लेयर्स है वो एज अ सैंडविच की तरह वर्क करेंगे और एनपीएन ट्रांजिस्टर भी सिमिलर पैटर्न में हमें डील करना होगा। नेक्स्ट स्टडी ऑफ सीबी, सीबी मींस कॉमन बायस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ना होगा और कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर के बारे में, उसके कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हमें पढ़ना होगा। ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में हम क्या क्या देखेंगे कि एक्टिव, कट ऑफ एंड सैचुरेशन रीजन हमें किस तरीके से मिल रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होंगी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में आएंगी। ठीक, नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन द गेन, करंट गेन एंड रिलेशन बिटवीन देम, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स, हम लोग कहां पे ट्रांजिस्टर्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये भी हमें इसी यूनिट में पढ़ना होगा। नेक्स्ट ट्रांजिस्टर बाइसिंग कैसे करते हैं, फेथफुल एम्प्लीफिकेशन क्या होता है और क्या जरूरत पड़ गई कि हमको बाइसिंग की जरूरत पड़ गई, ट्रांजिस्टर बाइसिंग की जरूरत पड़ गई, ये सारी चीजों को हमें यहाँ ट्रांजिस्टर बाइसिंग में देखना है। ठीक है, फिक्स्ड बायस क्या होता है, बेस रेजिस्टर मेथड, कलेक्टर टू बेस बायस एंड देन इमीटर बायस एंड वोल्टेज डिवाइडर बायस with DC load line and Q point stabilization, thermal runway, stability factor। ठीक है, ये सारी चीजें हमें कहां पढ़नी है, ट्रांजिस्टर बाइसिंग के टॉपिक में पढ़नी है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे एम्पलीफायर्स। एम्पलीफायर्स बेसिकली सिंगल स्टेज और मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर्स होंगे। ठीक है, ये पढ़ना होगा। थ्योरी एंड वर्किंग ऑफ आरसी कपल्ड वोल्टेज एम्पलीफायर, थ्योरी एंड वर्किंग ऑफ आरसी कपल्ड वोल्टेज एम्पलीफायर के बारे में समझना होगा कि ये क्या चीजें हैं। उसके साथ फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ आरसी कपल्ड एम्पलीफायर एंड इट्स एनालिसिस, जैसे ही एम्पलीफायर की हम लोग फ्रीक्वेंसी रिस्पांस समझ जाएंगे कि आरसी कपल्ड एम्पलीफायर में उसकी फ्रीक्वेंसी रिस्पांस क्या आती है, ये टॉपिक हमें पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा और यहीं पे ये टॉपिक क्या होगा, यूनिट नंबर 3 एंड हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट जो लास्ट यूनिट है आपके इस पेपर की, दैट इज यूनिट नंबर 4, इसमें हम लोग पढ़ेंगे फीडबैक सर्किट्स के बारे में। ठीक है, फीडबैक सर्किट्स क्या होते हैं इनके बारे में हमें समझना होगा। ठीक है, फीडबैक सर्किट्स क्या होते हैं इनके बारे में हमें कहां पढ़ना है, यूनिट नंबर 4 में। ठीक है, दो तरीके के फीडबैक्स होते हैं, पॉजिटिव फीडबैक, निगेटिव फीडबैक।
ठीक है, जो इन फेज हो दैट इज पॉजिटिव, जो उसके अपोजिट फेज में हो दैट इज नेगेटिव फीडबैक। इनके बारे में हम पूरा डिस्कशन करेंगे इस यूनिट नंबर 4 में। ठीक है, फीडबैक फैक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है, फीडबैक फैक्टर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये भी हमें यही समझना होगा। ठीक, एंड लूप गेन एडवांटेजेस ऑफ नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। ज्यादातर हम लोग नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर्स के बारे में ही बातें करेंगे यहाँ पर, और देखेंगे कि क्या क्या एडवांटेज है कि हम नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं इन कंपैरिजन टू पॉजिटिव फीडबैक। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो हमें यही समझ में आएगा। एंड इनपुट इंपिडेंस एंड आउटपुट इंपिडेंस। ठीक है, इनपुट इंपिडेंस और आउटपुट इंपिडेंस का क्या मतलब है यहाँ पे हमें ये भी समझना है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे ऑसिलेटर सर्किट। ठीक है, ऑसिलेटर सर्किट्स में हमको क्या पढ़ना होगा, देखिए ऑसिलेटर सर्किट्स में यूज ऑफ पॉजिटिव फीडबैक। यहाँ पे कौन सा फीडबैक यूज करना है हमें, पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, तो जैसे आप स्टार्टिंग में इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक पढ़ेंगे वहीं से आपका एक एक करके चेन बनता जाएगा कि कहां पे हमें पॉजिटिव फीडबैक का यूज करना है और कहां पे हमें नेगेटिव फीडबैक का यूज करना है। ठीक है, तो हमें पॉजिटिव फीडबैक का यूज करना है किसके लिए, ऑसिलेटर के ऑपरेशन के लिए। जब भी ऑसिलेटर ऑपरेशन करता है तो वहां पे पॉजिटिव फीडबैक का यूज करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक का यूज ऑसिलेटर के ऑपरेशन में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बार्कहाउज़ेन क्राइटेरियन फॉर सेल्फ सस्टेन्ड ऑसिलेशंस। ठीक है, बार्कहाउज़ेन क्राइटेरिया के बारे में भी पढ़ना होगा। फिर देन टाइप्स ऑफ ऑसिलेटर्स, हमारे ऑसिलेटर्स कितने तरह के होते हैं ये देखना है। इंट्रोडक्शन ऑफ टू साइनोसॉइडल एंड स्क्वायर वेव ऑसिलेटर्स, टैंक सर्किट्स क्या होते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ हार्टले ऑसिलेटर। ठीक है, हम लोग हार्टले ऑसिलेटर्स को पढ़ना है एट लास्ट। इसमें हम लोग क्या करते हैं, टैंक सर्किट्स को बनाते हैं, दो इंडक्टर को और एक कैपेसिटर को यूज करके कौन सा ऑसिलेटर बनता है, हार्टले ऑसिलेटर। इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक करके हम चीजों को समझते हुए चले जाएंगे अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के इस पेपर। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो हमें पढ़ना क्या है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन। ठीक है, इसमें हमें पढ़ना है कि प्रिंसिपल्स ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन इंडेक्स और डीमॉड्यूलेशन क्या होता है। ठीक है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन अलॉन्ग विथ मॉड्यूलेशन इंडेक्स, इन सब के बारे में हमें कहाँ पढ़ना है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन में, जो कि 4th यूनिट का एक पार्ट है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे मल्टीमीटर। मल्टीमीटर आपने लैब में बहुत यूज किया होगा। ठीक है, आपको जब भी किसी चीज की वैल्यू निकालनी होती है आप क्या करते हैं, मल्टीमीटर में जैसे आपको वोल्टेज फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है, आप मल्टीमीटर यूज करते हैं और आपको वैल्यूज मिल जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखना है कि लीनियर और डिजिटल मल्टीमीटर्स क्या होते हैं। ठीक है, किस तरीके से हम लोग मेजरमेंट करेंगे डीसी वोल्टेज का और डीसी करंट का। ठीक, एसी वोल्टेज का, एसी करंट का अलॉन्ग विथ रेजिस्टेंस का, किस तरीके से हम क्या करना है, हमें मेजरमेंट करना है। ठीक है, जैसे किसी ने मल्टीमीटर दे दिया तो हम कब एसी डीसी वोल्टेज, डीसी करंट, एसी वोल्टेज और एसी करंट का मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमें क्या करनी है, वहां सीखनी है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ये आपने जरूर अपने लैब में देखा होगा कि सीआरओ वहां पे रखा होता है। ठीक है, वो किस प्रिंसिपल पे, उसका ब्लॉक डायग्राम क्या है सीआरओ का, ये सब चीजें हमें वहां पे पढ़नी है कि ब्लॉक डायग्राम किस तरीके से हम सीआरओ को यूज करेंगे, किस तरीके से वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, उसका ब्लॉक डायग्राम क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें और उसका कंस्ट्रक्शन ऑफ सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब और एप्लीकेशंस क्या क्या है सीआरओ के। ठीक, ये सारी चीजें हम कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में पढ़ेंगे। ठीक है, बातें समझ में आ रही हैं, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। ठीक है, इसमें क्या पढ़ना है, कलर कोड्स ऑफ रेजिस्टर्स। कलर कोड, जैसे आपने देखा होगा अपने प्रीवियस क्लास में कि रेजिस्टर्स के कुछ कोडिंग की गई होगी, कलर कोडिंग जिनसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ना क्या है, कलर कोडिंग, कि कलर कोड्स किस तरीके से रेजिस्टर्स के हैं और कैपेसिटर्स के हैं।
ठीक है। कब हम कहेंगे कलर को देख के कि वो रजिस्टर इतने ओम का है या फिर इतने ओम का है। उसमें अगर आपने रजिस्टर्स को कभी ध्यान से देखा होगा तो उसमें 2-3 कलर्स बने होते हैं, ठीक है। तो वहां से हम कलर कोड को देख के बता सकते हैं कि ये रजिस्टर कितने ओम का है, ठीक है। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप आसानी से बता सकते हैं कि वो कितने ओम का रजिस्टर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन टेस्टिंग ऑफ एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट्स, ठीक है। एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट्स के बारे में हमें समझना होगा कि कौन से कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो एक्टिव हैं एंड कौन से कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो पैसिव कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। ये सारी चीजों से हम अपने पूरे पेपर को डील करेंगे और यहीं पे हमारा सिलेबस जो है इस 4th सेमेस्टर का कंप्लीट हो जाएगा, जो कि आपका पेपर था इलेक्ट्रॉनिक्स। ये 4 यूनिट पढ़ने के बाद आप आसानी से अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अच्छा, ये बात तो हो गई सिलेबस की। अब सिलेबस तो आपने समझ लिया, बट आपको एक प्रॉपर गाइडलाइन के साथ अगर चीजों को समझना है, चीजों को सीखना है, तो हमारा एक सारथी बैच, ठीक है, ये स्टार्ट हो गया है। इसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 699 है, ठीक है। यहाँ पे फिजिक्स मैं कवर करूंगी, मींस आपके पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स के चारों यूनिट्स को मैं कवर करूंगी और रेस्ट के जो पेपर्स हैं वो ये सारे फैकल्टी मेंबर्स कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो बिना देर किए इसे ज्वाइन कर लीजिए और अपनी तैयारी को अपनी बेस्ट करने की कोशिश करिए, जिससे आप अपने सेमेस्टर में बहुत अच्छा स्कोर कर सके। Thank you so much for watching.